वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के ऊपर और उसकी लिमिट क्या हो। कुछ हालिया मामले ये हैं कि झारखंड सरकार ने वहां पर रिजर्वेशन की लिमिट को बढ़ाकर 77% तक कर दिया है। क्या ये राजनीतिक मजबूरी है? क्या आरक्षण को फिर एक बार टूल बनाया गया? और साथ में दूसरी तरफ इस समय सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है कि आर्थिक आधार पर जो ईडब्ल्यूएस वाला 10% का आरक्षण दिया गया है, क्या वो आरक्षण की मूल भावना से अलग हटके, और क्या आरक्षण का आधार जातिगत हो, सामाजिक हो, पिछड़ापन हो या फिर आर्थिक पिछड़ापन हो? ये भी बड़ी बहस है। तो अबे साहब, अब ये जो दूसरा वाला मामला है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस जारी है कि क्या आर्थिक आधार को आप मानेंगे आरक्षण के मूल में और उस आधार पे आप आरक्षण दे सकते हैं, या ये ओवरऑल जो आरक्षण की अवधारणा है उसके बिल्कुल विरोध में जाती है? बहुत लंबी इस पे बहस हो रही है, इस पे आप क्या राय देंगे अपनी? मैं तो हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं, आज फिर उसको दोहराऊंगा क्योंकि मैं मानता हूं वही जो मैं कह रहा हूं वही बात सही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसके खिलाफ जाता है। ये मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। उसी जब अब भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है और उस सत्ता में मजबूती से जमी हुई है तो वो लगातार उस बात के ऊपर जोर देती है और कई जगह इस तरह का हो भी गया है। मैं कहना ही चाहता हूं कि जैसा कि अभी सतीश जी ने ये कहा भी था कि आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, उनकी बात बिल्कुल सही है। गरीबी हटाने के लिए और भी दूसरे तरीके हैं। जो लोग ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर श्रेणी में आते हैं उनको उससे बाहर ले जाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लिए जा सकते हैं, उन्हें तरह तरह के सब्सिडी दी जा सकती है और तरह तरह के प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। लेकिन आरक्षण जहां संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा करना संविधान की जो परिभाषा है आरक्षण की, उसका सीधे सीधे उल्लंघन है और आरक्षण की नीति में आने वाली ये एक बहुत बड़ी विकृति है जिससे सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको मिलने वाले आरक्षण में बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा होंगी और आरक्षण का दायरा इतना विस्तृत हो जाएगा कि उसकी जो विशेषता है, उसकी जो खूबी है, जो उसे दूसरी नीतियों से अलग करती है, वो खूबी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये जो आर्थिक रूप से गरीबों को आरक्षण देने वाली बात है, इसका सामाजिक न्याय से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो सिर्फ आर्थिक सब्सिडी बोलूंगा। इसको सामाजिक न्याय की नीति के साथ आप क्यों रखना चाहते हैं? ये एक इकोनॉमिक सब्सिडी है या किसी दूसरे तरह की सब्सिडी है। केंद्र सरकार के पास सब्सिडी देने के बहुत सारे तरीके हैं, पूरा सब्सिडी का तंत्र विकसित कर लिया है। उसको आरक्षण के साथ जोड़ के आरक्षण की नीति की दुर्गति क्यों करनी? जी, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो विराग हमें शायद बताएंगे कि जो इंदिरा साहनी केस हुआ 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के विरोध में के अगेंस्ट वर्सेस इंदिरा साहनी, तब भी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर ही 10% आरक्षण देने की पहल की थी और जिसके विरोध में केस गया। अगर मैं गलत नहीं हूं, विराग आप बताएंगे। देखिए विपिन जी, इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की बेंच थी। उस 9 जजों की बेंच में 8 जजों ने क्लियर कट बोला था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण पर था वही ना, आर्थिक आधार पर ही दिया था ना तब भी, 91 में भी। हाँ, तो संविधान के खिलाफ बताया था। सरकार अब तर्क दे रही है कि आर्टिकल 46 में उनको पावर है 46 के भीतर की, जिससे कि आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि 8 लाख रुपए सालाना आमदनी वाला व्यक्ति आर्थिक तौर पर गरीब कैसे हो सकता है जिस देश में 93% लोगों की आमदनी 25,000 रुपए महीने से कम है। इसलिए बाकी आरक्षण की विकृतियों को ठीक करने की बजाय एक नई विकृति को पैदा करना, यह मैं समझता हूं कि नए भारत के खिलाफ है। ठीक है, मैं आशुतोष आपके पास आता हूं कि अब ठीक है, ये आर्थिक वाला मामला तो एक है जिस पे बहस चल रही है, इस पे आपका कोई पॉइंट हो तो वो भी दीजिएगा। लेकिन अगर आपको सशक्तिकरण करना है, एम्पावरमेंट करना है, जिसके आप जिक्र भी कर रहे थे कि आप उनको आगे लाइए, आप उनको खड़ा कीजिए और वो नैरेटिव जो दूसरे लोग बना रहे हैं उसको तोड़िए, लेकिन उस एम्पावरमेंट का आधार क्या होगा? किस तरीके से आप एम्पावर करेंगे? क्या आप उनको किसी जगह बिठा के एम्पावर कर देंगे या एम्पावरमेंट नीचे से आएगी? विपिन जी, मैंने ये बात एक जमाने में कही थी तो आशीष नंदी जी जो देश के इतने बड़े साहित्यक, इतने बड़े एकेडमिशियन है, वो बहुत नाराज हो गए थे मेरे ऊपर। मैंने कहा ये जो नैरेटिव ही है कि हम उनको एम्पावर करेंगे, ये नैरेटिव ही फ्यूडल कॉन्सेप्ट है। हमको लोकतंत्र के मैंने कहा ना कि
कि ये जो अहम भाव है कि हम आपको एम्पावर करें। नहीं, वो समझ गया आशुतोष जी, फिर करेंगे क्या? वो तो समझ गया मैं बात आपकी। मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि समाज का एक तबका वो अभी भी प्रभुत्व वर्ग की भावना से ग्रसित है। उसको लगता है मैं ही न्याय करूंगा। हकीकत यह है कि सदियों तक अन्याय करने वाला वो समाज आज न्याय की कुर्सी पर बैठ के कह रहा है कि मैं ही न्याय करूंगा। ये तो कोई न्याय की बात नहीं हुई ना। तो जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल आरक्षण क्यों दिया गया? नहीं, मैं समझा नहीं सर आपकी बात की। अब माफी चाहूंगा, मैं आपका उदाहरण ले लूं अगर आप बुरा ना माने तो। आप एक चैनल के प्रमुख रहे, आप तो अपने नाम के साथ अपना जाति सूचक सरनेम भी नहीं लगाते हैं, आशुतोष ही लिखते हैं सिर्फ। आप एक चैनल के हेड रहे, आप वहां पर अपनी योग्यता से ही पहुंचे होंगे ना। अगर वहां आरक्षण व्यवस्था लागू होती और किसी और को बिठा दिया जाता, फर्ज कीजिए, तो आपको खराब लगता कि नहीं लगता? नहीं, मैंने कहा ना, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये सवाल ही सामंती प्रश्न। माफ करिएगा, मैं आपके प्रति ये बात नहीं कह रहा हूं। हमने क्या वो स्थिति पैदा की है जहां समाज में हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के हिसाब से प्रतिस्पर्धा करने का हक है? नहीं है। अगर आप ध्यान से इस बारे में सोचेंगे तो शायद इसको समझ पाएंगे। जब बाबा साहब अंबेडकर को बड़ौदा में जब डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया तो उनका जो चपरासी था वो ऊंची जाति का था। वो चाबी जो उनके हाथ में डालता था वो ऊपर से डालता था। अब आप सोचिए कि डिफेंस सेक्रेटरी के कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर वो सम्मान नहीं था जो चपरासी को था। तो ये आर्थिक न्याय की स्थिति नहीं है। ये उस मानसिकता नहीं, मेरा आशुतोष जी मूल सवाल ये है कि कुछ गलत था या बहुत कुछ गलत था, लेकिन उसे सही करने के लिए सही तरीका क्या है? नहीं, आप फिर मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा पहले तो हमारे अंदर से ये बोध खत्म हो जाना चाहिए कि हम ही ठीक करेंगे। नहीं, वो तो खत्म है। नहीं, वो खत्म नहीं। अब ठीक है, वो सबके अपने अपने उदाहरण होंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूं, वो भी बात आपकी समझ रहा हूं, वो भी बात समझ रहा हूं आपकी कि आप मान रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी जो ड्राइविंग सीट्स है उस पर वो बोध वाले लोग हैं। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। विपिन जी, मैंने तो इस देश के अंदर आशीष नंदी जैसे दार्शनिक से जब साथ स्टार्ट किया, आज 10 साल हो गए उन्होंने मुझसे बात नहीं की और मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते वो। मैंने यही सवाल उनके सामने उठा दिया, आप कौन होते हैं जो किसी को मेन स्ट्रीम में लाएंगे? जब आरक्षण क्या है, आरक्षण टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस देश के अंदर जो इक्वलिटी का सिद्धांत था वो इस देश में कभी नहीं था। पहली बार जब इस देश का संविधान लागू हुआ तो इक्वालिटी आई, समानता का अधिकार दिया गया। अन्यथा ये देश हमेशा से जो है वो समानता के अधिकार के खिलाफ खड़ा हुआ था। इसकी जो मूल भावना वो समानता के अधिकार के खिलाफ है। लेकिन समानता का अधिकार तो मिला, बंधुत्व का अधिकार नहीं मिला। इक्वालिटी मिली, लिबर्टी मिली, लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं मिली, बंधुत्व नहीं मिला। इसलिए आज भी सतीश जी से अगर आप पूछ लीजिए कि सतीश जी को समाज में किस नजर से देखा जाता, सतीश जी बुरा मत मानिएगा मैं बात जो कह रहा हूं। और आज की तारीख में भी सवाल यही है कि ये जो आरक्षण की मूल भावना है। ठीक है, तो सतीश जी ने तो पहले भी ये बात कही कि हमें जातियां मिटा देनी होगी। तो सोच एक मिनट में कहना, देखिए ये देश तभी समरसता की बात करेगा जब इस देश के अंदर जातियों को खत्म कर दिया जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जाति इस देश के अंदर कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जाति के आधार पर वर्चस्ववादी लोग जो हजारों साल से शासन कर रहे थे वो इस शासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल ये वर्चस्ववादियों को शासन व्यवस्था को बनाने की जो लड़ाई है वो है। ये चाहते ही नहीं कि कोई नीचे से, जब भी कोई लालू प्रसाद यादव खड़ा होता है तो उसके शासन को जंगल राज बता दिया जाता है। जब कोई मायावती खड़ी होती है तो उनके शासन को भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पुतली बना दिया जाता है। वो कौन लोग हैं जो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं? किसकी वजह से हिंदुस्तान की ठीक है आशुतोष जी, मैं ये आपने बड़े उदाहरण दिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं तो इतना सोच ही नहीं पाता शायद ये, और ये सारे वाकई क्योंकि आपने इतना कवर किया हुआ है तो आप बहुत उसको सामने से देख लेते हैं। आज मैं बस में चढ़ा